उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने मैथ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है 10वां सेट सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस के, जिसमें हम लोग बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेकर के चल रहे हैं। ठीक, आज हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में बी, सी एंड डी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज 8 जनवरी है, आप लोगों के पास मात्र कुछ गिने चुने दिन ही बाकी हैं। अगर आप अच्छे से कर लोगे, यहां पर जुड़ जाओगे, तो आपको यहां से आप अदर बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, जिसमें मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहां से, ठीक है, तो आपको यहां से क्वेश्चन की स्टार्टअप यहां से हम लोग कर रहे हैं कि यहां पर दिया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस एंड ऑफ अ सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, ये सपोज ये हमारा जो है सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो गई, लेट्स से कितना रेडियस कितना दिया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस सॉरी, इसमें लग रहा है रेडियस नहीं मिल पाई है। रेडियस मैं अभी 7 सेंटीमीटर मान ले रहा हूं, क्योंकि इसमें मिस हो गई, कट गई होगी, नहीं लिया गया होगा। एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो मैं इतना लेकर के इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 पाई आर। अब देखो यहां पर मैच मत कर लेने लगना, क्योंकि रेडियस मैंने अपनी तरफ से लेट कर रखी है, क्योंकि वो कैंसिल हो गई है, नहीं इसमें आ पाई है। ठीक है, तो थीटा कितना है 90, तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और 2 इंटू 2, हाँ यहाँ पर 2 इंटू रखेंगे, है ना, 2 इंटू पाई की वैल्यू 20 अपॉन 7 इंटू आर में 7 रख ले रहा हूँ। ठीक, ये फॉर्मूला फिलहाल प्रोसेस आपका सारा ऐसा ही होगा, जो भी रेडियस दी जाएगी आप वो रख लोगे। ठीक, 7 से 7 को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, इसको कैंसिल करूंगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा, ये 2 इससे कर दे रहा हूं तो ये कैंसिल हो गया। यानी हमारे पास जो आ गया है वो कितना आ गया है, 11। तो 11 ऑप्शन डी। तो इसी में कुछ भी रहा होगा, रेडियस चाहे 14 रही हो या फिर 21 रही हो या फिर 7 रही हो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, रेडियस कैंसिल हो गई है, मैंने मान करके 7 ले लिया है और उस पर हमारी जो लेंथ आई है वो कितनी है, 11। अच्छा, आर्क इसमें है क्या, आर्क हमारी ये है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास 4 है, वो एक्चुअली कट गया है, यहाँ पर सम कितना है 4। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज सम ऑफ इट्स रूट एज 4। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से किस इक्वेशन का जो है उनके रूट का सम जो है कितना है, 4 है। ये आपको कैसे निकालोगे, तो ये एक्चुअली हमें ना निकालना ही पड़ेगा, सभी को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो पहले तो तुक्का थोड़ा कर लेते हैं कि कौन सा हो सकता है ना। सम ऑफ जीरोस कितना होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारे पास होना चाहिए 4। तो पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ, चलो सपोज से हम ये ले रहे हैं, ये पर तो नहीं आएगा, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट, माइनस बी अपॉन ए। यानी बी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4 और ए वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। ऐसा हमें कहाँ दिख रहा है, यही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहां से मैं अगर देखूं ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर ए की वैल्यू -1 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखो हमारा ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन ए, माइनस रखा बी कितना होता है 4, ए की वैल्यू कितनी है -1, ये कितना आ गया 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने बताया ना, ये फॉर्मूला लगा देंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। हमें कितना लाना है कि हमें बताना है कि किस इक्वेशन का जीरोस कितना है, 4 होगा, किस इक्वेशन का होगा। तो या तो आप सबके लिए हिट एंड ट्रायल करो, लेकिन इतना तो आइडिया हो ही चुका है कि माइनस बी अपॉन ए रखने पर 4 आना चाहिए। तो हमने देखा यहीं पर हो सकता है, क्योंकि ए हमारा कितना है -1।
क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके सुनिए, तीसरा ये वाला तो हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया गया है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल हैं। क्लियर? अच्छा, एंगल ए जो है वो कितना दिया गया है आपको? एंगल ए दिया गया 32 डिग्री, राइट। ये एंगल आर आपको दिया गया है कितना है? 65। ये अब बी एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल ए जो है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ए जो है पी के बराबर हो जाएगा और बी जो है क्यू के बराबर होगा, सी जो है आर के बराबर होगा। तो ये अगर 65 है तो ये भी 65 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तीनों एंगलों का सम कितना होता है? हाँ, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो 32 प्लस 65, 7 6 3 9, 180 में से इसको आप माइनस कर दो 97 को, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, ये बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 83। ऑप्शन बी जो है आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा 83। आप देखो इन सबको ऐड कर लो, कितना 180 हो जाएगा ना। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, आर इक्वल। और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, जब कोई दो ट्राइंगल कैसे हो? सिमिलर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा सुनो, इसमें उसने कहा है इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, ठीक है, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? तो इन दोनों का HCF सुनो, उसने बोला है कि P एंड Q कोई दो नेचुरल नंबर हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं। इफ अगर एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P जो है Q का मल्टीपल है, Q का मल्टीपल है, राइट, Q का मल्टीपल है। अगर करा देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? तो भैया Q का HCF 1 रहेगा, P का भी HCF 1 ही है ना। अगर मैं इन दोनों के साथ में, तो P इंटू क्यू ही तो हमारा रहेगा, P इंटू क्यू ही तो हमारा रहेगा। HCF क्या आ जाएगा? HCF कितना आ जाएगा? P इंटू क्यू। तो ए ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हमारा सही होगा, P इंटू क्यू, इन दोनों का HCF, क्योंकि P जो है Q का मल्टीपल, P जो है Q का मल्टीपल है, ठीक है। तो देन व्हाट इज द HCF ऑफ? तो HCF हम लोग क्या लेते हैं? देखो कह रहा है इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, P इज द मल्टीपल ऑफ Q, ठीक, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? तो भैया HCF भी यही आ जाएंगे, ठीक है। तो HCF भी हमारा P इंटू क्यू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, पहले ये देखो, हाँ पहले ये वाला देखते हैं फिर उसको करते हैं। ठीक, सुनो, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया अगला, कह रहा है इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस देन द वैल्यू ऑफ आर इज। अच्छा, एक इक्वेशन हमें ये दी गई 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, फिर दूसरी है 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इक्वल टू 0, है ना। हमें r की वैल्यू, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाती है, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू 8 आ जाती है, a2 की वैल्यू 6 और b2 की वैल्यू -r आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी 16। अच्छा सुनो, हमें क्या बताना है यहाँ पर? हमें ये बताना है इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है ना, a1/a2 ऐसा समथिंग करके। तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? a1/a2, ठीक है, b1/b2
C1 अपॉन C2, जब दो लाइंस कैसी हों, कोइंसिडेंट हों, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुनो, A1 अपॉन A2, A1 कितना है 3 अपॉन A2, B1 है -1 अपॉन R माइनस R। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन R। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, R की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बस इसमें ये इतना समझाना था, इतना ही बताना था, ठीक है ना। कोइंसिडेंट के लिए हमें कंडीशन पता ही है क्या होती है, कोइंसिडेंट की कंडीशन लगा दीजिए, ख़त्म हो गया। A1 अपॉन A2, B1 -1 B2 माइनस R, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमारे पास जो है, आप बैग कंटेंस, क्या दिया गया है सुनिए, कह रहा आप बैग कंटेन्स 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ परफेक्ट क्यूब। 1 से 100 तक नंबर हैं, हमें उसमें बताना है कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर हों, ठीक है। 1 से लेकर के कहाँ तक हैं, 100 तक नंबर हैं इसमें। अच्छा, इसमें परफेक्ट नंबर क्यूब कौन कौन से होंगे नंबर, है ना। तो पहले मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 तो रहेगा ही, क्यूब तो है ही, है ना। फिर क्यूब की अगर बात करें तो 8 हो जाएगा, 1 के बाद 8, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, है ना, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13, 14, 15, 16 भी नहीं है, 14, 15, है ना, 25 भी नहीं है, 27 हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का 64 हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो गया। फिर 5 का क्यूब 125 ज़्यादा हो गया, है ना। 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 125, वो आएगा नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 अपॉन कितना 100, और इसको मैं काट दूं तो 1 अपॉन 25। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रोबेबिलिटी खत्म। समझ आया क्या? समझ में आया कि नहीं? देखो ये क्यूब नंबर, 1 का क्यूब 1, है ना, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो कितने क्यूब नंबर हैं, 1 से लेकर के 100 में यही आएंगे। 5 का लूंगा तो 125 ज़्यादा हो जाएगा, 100 से उस पार चला जाएगा, तो वहाँ तक नहीं लेना है ना मुझे, समझे कि नहीं। तो 125। अच्छा सुनो, अभी अपन को ये क्वेश्चन दिखा, ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को समझता है जरा। क्या, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर व्हाट। क्या हो जाएगा यार, सुनो, एक ग्राफ बनाओ, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अभी अपन को क्या दिया गया है, x एक्सिस पर a, ये हो गया, यहाँ से a हो गया, ठीक। y पर आपको b दिया गया, तो y b, लेट से ये पॉइंट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर अपन क्या लिखता है, a अपॉन a कॉमा b। तो ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है ना ये लाइन, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, है ना, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b नॉट b कॉमा a। समझे कि नहीं? अरे x एक्सिस से दूरी कितनी है, a है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस a हो गई, ये डिस्टेंस b हो गई। तो पहले हम लोग x एक्सिस को लिखते हैं, बाद में y एक्सिस को लिखते हैं। तो x एक्सिस का डिस्टेंस a हो गया, y एक्सिस का डिस्टेंस b हो गया। ये इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट, खत्म। इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, है ना, जो अगला क्वेश्चन है अपने पास, दिख रहा है आप लोग को क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं फील हो रही होगी? ओके चलिए, क्या कह रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो पहले मान लो हम लोग इसके जीरोस लेट कर ले रहे हैं, है ना, हम लोग इसके जीरोस मान ले रहे हैं। क्या, मान लो अल्फा कॉमा बीटा हमने जीरोस मान लिए। उसने कहा है कि अदर उसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, राइट। ओके 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 ओके, सुनो सुनो सुनो, यहाँ से एक ही सम ऑफ जीरोस निकालो। इफ 1 जीरो ऑफ द, ठीक है, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, राइट। सी बोले तो हमारे पास है -k - 2,
ए की वैल्यू कितनी है 6। अच्छा अल्फा बीटा, बीटा हमें कितना रखना है 1 अपॉन अल्फा रखना है ना। तो माइनस के प्लस 2 अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करो 1 हो गया है। 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इक्वल टू माइनस के प्लस 2, ये इधर आएगा 6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये माइनस का साइन है भाई, -6 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के, तो के इक्वल टू बोले तो -4, ऐसा आ रहा है क्या, ऑप्शन ए करेक्ट। क्या कोई दिक्कत हुई क्या, बोलो यार, हाँ समझ में आया कि नहीं, इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, सभी को दिख रहा है, ये 62 नहीं है भाई, -2, अब दिखा, हाँ है ना, ये -6 माइनस के है, तो यहाँ से कितना बचेगा 4, माइनस को उधर भेज देंगे -4। ठीक, तो ये हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो, हाँ सस्ता सस्ता क्वेश्चन है ना। अगला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ डायमीटर डी। ऐसा बनाने का, ऐसा, समझा कि नहीं, ठीक, सब समझ में आ गया। अच्छा इसका जो डायमीटर दिया गया है अपन को वो डी दिया गया है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस d/2 हो जाएगा। टोटल टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर अगर मैं निकालूं, टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर है ना, तो एच में लिख दे रहा हूं, कौन इतना लिखे, 3πr² होता है, समझे क्या। तो 3π आप ऐसा ही रखो, r की जगह आप कितना रखोगे, d/2 रखोगे, d/2 इसका स्क्वायर कर लो, तो 3π d²/4, इसको आप ऐसा ही रखो 3/4 पाई d², 3/4 पाई d², ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ओके प्रोबेबिलिटी दिया गया, if 3 coins are tossed simultaneously what is the probability of getting at most 1 tail। 3 कॉइन को एक साथ फेंका जा रहा है, सुनो, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 कर दो यानी 8। तो भैया टोटल सैंपल स्पेस में अगर मैं बात करूं तो हो सकता हो तीनों पर हेड आ जाए, है ना, फिर हेड हेड टेल हो सकता है, फिर हेड टेल टेल हेड हो सकता है, फिर टी एच हो सकता है, ठीक, फिर टी एच हो सकता है, फिर ट्रिपल टी हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, टी एच हो सकता है, ये तो हो चुका है ना। हाँ कितने टोटल सैंपल स्पेस 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, और क्या बचा हमारे पास, टी एच हो चुका है ना, टी हो चुका गया, टी नहीं हुआ है, टी हो सकता है, और एक बता दो, टी और एच टी एच ट्रिपल टी और एच, हाँ एच लिख दिया मैंने, और एक और होगा एच टी हो गया, टी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और क्या हो सकता है, एच लिखा है, एच ये भी हो गया, टी हो गया, टी हो गया, एच टी ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 8 सैंपल स्पेस हमारे पास बने। अब उसने करा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी सब,
तो कम से कम क्या होना चाहिए, एक टेल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है ये हमें निकालना है एक्चुअली। एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल तो होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, है ना। कम सॉरी एटमोस्ट है ना, हाँ अधिक से अधिक एक टेल, और कम से कम ना भी हो तो भी चलेगा, है ना। अधिक से अधिक एक टेल और कम से कम में ना हो तो भी चलेगा, ये भी कम से कम एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, कम से कम ना भी हो तो भी चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल लेना है, कम से कम में अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, H, H ये आ जाएगा, फिर HHT, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन कम से कम में ना भी हो तो भी चलेगा। HTH, THH, ठीक। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, तो सुनो, PE कितने, 1 2 3 4, 4/8 यानी 1/2 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर। 1 2 3 4, एट मोस्ट वन टेल ना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, कम से, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, ज़्यादा एक टेल हो 3 भाई, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, इससे ज़्यादा टेल नहीं लेनी है, और कम से कम में ना भी हो तो भी चलेगा। तो 1 2 3 4, और कहाँ पर बना, ये नहीं, ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, THT, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल लेने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल, कम्स एटमोस्ट वन टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होनी चाहिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होनी चाहिए। टोटल सैंपल स्पेस 8 हैं, प्रोबेबिलिटी में हमारे 4 आ रहे हैं, HH, HHT, HTH, THH 8, और या फिर 1/2, अच्छा ओ 4/8 दिया तो गया है, ठीक है, यही फिर हमारा आंसर हो गया है, ये करेक्ट, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है, 4/8। अच्छा हमने काट दिया ना इसलिए कंफ्यूज हो गए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। तो सुनो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है BC के, इफ AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू, BD जो है AE के बराबर है 3, ठीक है, यूनिट्स, एंड EC हमें फाइंड आउट करना है x यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x स्पॉट। तो देखो यहाँ पे जब ये पैरेलल होता है, DE पैरेलल है यहाँ पर BC के, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग थ्योरम, अरे भाई हमारे पास थ्योरम है, कौन टी, BPT लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम BPT, थ्योरम BPT है ना, BPT मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर। सुनो मैं क्या कहता हूँ कि भाई AD/BD हो जाएगा इक्वल टू AE/CE हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। AD कितना है 2, BD कितना है 3, AE कितना है 3, ये है x, ये क्रॉस, ये उधर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो x इक्वल टू 3 × 3/2, x इक्वल टू 9/2। ऑप्शन कितना, D इज करेक्ट, 9 लिखा ना, 3 3 7, बहुत सिंपल था यार, है ना, 9/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या दिया गया है, देखो अगला जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है वो दिया गया है, द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये घड़ी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी चलेगी, है ना, ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाई इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM इज व्हाट। अच्छा सुनो, उसने जो आर हैंड है, ठीक है, वो इतने समय में कितना एंगल बना लेगी, कितना स्वेप्ट करेगी, ठीक है। तो रेडियस तो हमने मान लिया है कि कितना है, 6 सेंटीमीटर है। 7:55 से 7:20 के बीच का समय निकालो आप। तो भैया सुनो, ये हो जाएगा 5 3 35 मिनट आ जाएगा। कितना, 35 मिनट, 35 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। तो
35 मिनट में ये कितना एंगल बना लेगी? द आर हैंड है ऑफ अ क्लॉक इज, तो सुनो, ये 12 घंटे में, आर हैंड की बात कर रहा हूं मैं, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी। भाई यहां से 12 है, 12 बजा, 12 से घूम करके फिर से यहां पर आने में कितना 360 डिग्री का एंगल बनती है। अच्छा 1 आवर में कितना एंगल बनाएगी? तो 360 डिवाइड बाई 12, 12 3 36 है ना, कितना 12 3 36, 12, तो ये आ जाएगा इतने डिग्री, 30 डिग्री एंगल बनाएगी 1 घंटे में। अच्छा सुनो, इस मिनट को मैं घंटे में चेंज करता हूं तो 35 डिवाइड बाई 60 ये आ जाएगा आर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं क्या? चलो कर लेता हूं, तुम लोग नहीं मानते हो। 5 सते 35 और 5 से काटूंगा तो ये 12 हो जाएगा। तो भैया 1 घंटे में इतना समय बना रही, तो इतने समय में यानी 7/12 आर में कितना एंगल बनेगा? चलो आओ देखते हैं इधर। 7/12 भैया 1 घंटे में 30 डिग्री बना रहा है, तो इतने घंटे में कितना बनाएगा? तो 30 इंटू 7/12, 6 से काट लो, 6 दूने 12, 6 पंचे 30, यानी 35/2 डिग्री इतना एंगल आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। 35/2 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। सुनो, हमें दिया गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन बाय, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। तो यहाँ इसके जीरोस निकालने, फैक्टराइजेशन कर लो, x² + 4x + 3। सुनो, ऐड करने पर कितना आना चाहिए? ऐसे दो नंबर लो जिसको ऐड करने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, तो 3 और 4 ले, 3 और 1 ले लो, है ना। तो x² + 3 + 1 इंटू x + 3। अरे भाई इन दोनों को जोड़ो तो 4x ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो x² + 3x + x + 3। अच्छा इसमें से x कॉमन करो तो x + 3 एक ब्रैकेट में, प्लस 1 कॉमन कर लो x + 3 अदर ब्रैकेट में, तो x + 1 और x + 3। अच्छा सुनो, x की वैल्यू 2 आ जाएंगे, -1 -3, ये भैया 2 जीरोस हो जाएंगे, -1 -3 ये 2 जीरोस हो जाएंगे। आप लोग को साफ साफ दिख गया होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत है ना? नहीं। चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ा जाए। होमवर्क भी मिलेगा आपको, होमवर्क करके लाना होगा। इन द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल PQRS circumscribing a circle here PA + CS is equal to what? सुनो 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 सुनो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सुनो कैसे करेंगे, देखो भैया ये वाली साइड एक्सटर्नल पॉइंट क्या है S, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, तो मैं क्या कहता हूँ DS बराबर हो जाएगा CS के। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ओके। फिर मैं क्या कहता हूँ इधर DP = DP, यहां से देखो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, DP = ये यहां से DP = PA, ठीक है। चलो अब देखो S मैंने एक्सटर्नल पॉइंट हो गया था, ठीक, P हो गया, ठीक। मैं R से करता हूं, तो सुनो CR = BR। देखो भाई R से मैं R आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो CR = BR होगा, ठीक। फिर देखो Q आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो QA = what? QA = QB, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ऐड कर लो, है ना, ऐड करो सबको। तो DP इधर ध्यान दो, देखो DP DS प्लस, देखो DS + DP, इन दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा? PS हो जाएगा, प्लस BR + QB, BR + QB क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा, इक्वल टू
सी एस, देखो सी एस प्लस सी आर, सी एस प्लस सी आर क्या हो जाएगा, एस आर प्लस पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए आपका पी क्यू। तो भैया पी क्यू, अरे क्या हो गया, अच्छा पी ए प्लस सी एस है ना, पी ए प्लस सी एस इज इक्वल टू वॉट। अच्छा चलो कोई नहीं वहां तक नहीं पूछा गया है। पी ए किसके बराबर हो जाएगा, डीपी के। तो पी ए जो है यहां पर डीपी के बराबर है, डीपी प्लस सी एस किसके बराबर है, सी एस है डी एस के बराबर, डी एस। तो डीपी प्लस डी एस, डीपी प्लस डी एस भैया पी एस के बराबर हो जाएगा, पी एस, पी एस के बराबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना तो नहीं, इतना तो है ना बस। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। इन दोनों को जोड़ दो, पी एस के बराबर, यही आपको बताना था। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है सुनो। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया ही गया है आपको, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी, है ना। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भैया सम ऑफ जीरो से निकाल लो, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ए बोले तो यहाँ पर कितना है, सुनो 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 सुनो, माइनस बी, बी बोले तो यहाँ पर माइनस ए है, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी ए आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। अच्छा सी की जगह यहाँ पर माइनस बी है, ए की जगह 1 है, यानी आ जा रहा है माइनस बी। ठीक। अच्छा हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका स्क्वायर कर लो, अल्फा प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर लगाओगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक, तो सुनो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2b, इसको इधर उठा लो, ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2b, 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 कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2b। ऐसे निकालना था। क्लियर क्या? चलो फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। सुनो होमवर्क आपका तैयार रहेगा, ठीक। चलिए देखिए, देयर आर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। इस लाइन के थ्रू एक ट्राइंगल फॉर्म किया गया है विद द कोऑर्डिनेट व्हाट, कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, ठीक है। एक ट्राइंगल है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमें क्या बताना है, x एक्सिस पर 1/a कट किया गया है और y एक्सिस पर 1 अपॉन बी है, इक्वल टू 1 कोऑर्डिनेट दिया गया है। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ ax प्लस बी वाई, ax नहीं बी वाई ax, द एरिया, यहाँ से पहले पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। क्या कर लूँ मैं, पॉइंट निकालूँ। अगर y इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x अपॉन ए इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया a, ठीक है। उसके बाद सुनो, अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी y अपॉन बी इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी b, ठीक। अब देखो यहाँ पर सुनो, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अच्छा सुनो, यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा, x एक्सिस पर पॉइंट हमें मिला लेट से a,0, ठीक। b y एक्सिस पर हमें पॉइंट क्या मिला, 0,b, ठीक। और ये हमारा 0,0 है। अच्छा ये लाइन कुछ ऐसे पास होकर के निकलेगी, ऐसे, ठीक है। अब ये वाला एरिया हमें बताना है कितना एरिया होगा। अब सुनो, इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b है।
तो ये राइट एंगल हो गया है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यही तो होती है हाइट। ओके सुनो, तो 1/2 बेस है a और हाइट कितनी है b, तो हाफ ए बी, ठीक है। तो आपका होमवर्क तैयार है, होमवर्क लगाइए और इसका आंसर मैं अगले उसमें दूंगा वीडियो में, ठीक। अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, हमें कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सेक्शन बी सी एंड डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे, अगले दिन वीडियो ही आ जाएगा इसका। आज 8 जनवरी है, 9 तारीख को इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं रोज रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं PYQ क्वेश्चंस क्लास 10th के, तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। और मैं आप लोगों और कमेंट करके बता सकते हो आप कि जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही तो 1 शॉट में इसके लिए कंप्लीट बना दूंगा, बहुत ही ईजी वे में। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं।